गुड इवनिंग। सभी को नमस्कार। आज के IFPH के 498वें हिंदी सेशन में मैं डॉक्टर अंकिता आप सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट के साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। आज के हमारे गेस्ट हैं डॉक्टर धर्मेंद्र शर्मा सर, और सर का टॉपिक है चिकित्सा शिक्षा में नवीन शिक्षण पद्धतियां सॉरी। और इससे पहले कि सर अपना टॉपिक शुरू करें, मैं सर का एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सर करेंटली प्रिंसिपल प्रोफेसर और HOD हैं DY पाटिल होम्योपैथिक कॉलेज में, और सर वहाँ के प्लानिंग एंड मॉनिटरिंग बोर्ड पिंपरी पुणे के भी मेंबर हैं। और इसके साथ साथ DY पाटिल यूनिवर्सिटी पिंपरी पुणे में बोर्ड ऑफ रिसर्च के मेंबर हैं, और रिसर्च एंड रिकॉग्निशन कमिटी फैकल्टी ऑफ होम्योपैथी DY पाटिल के चेयरमैन हैं सर। और वहाँ के एथिक्स कमिटी BD जट्टी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एथिक्स कमिटी है सर, मेंबर है वहाँ के, और भारतीय विद्यापीठ के भी बोर्ड ऑफ स्टडीज के मेंबर हैं। तो सर मैं आज आपका हमारे IFPH के हिंदी प्लेटफॉर्म पे स्वागत करती हूँ, और प्लीज आप अपना सेशन शुरू करें। करें स्टार्ट नाउ। हाँ यस सर। ओके, नमस्कार सबको। और आज का हमारा टॉपिक है टीचिंग लर्निंग मेथड। तो अक्सर हम लोग अपने आप को हम लोग सब लोग डॉक्टर हैं। और डॉक्टर का मतलब क्या है, इसको हम लोग, मेरी आवाज आ रही है हाँ यस सर। अंकिता जी? ओके। यस सर। और अक्सर हम लोग रोज अपने आप को डॉक्टर कहते हैं, और कई लोगों को ये भी नहीं पता कि डॉक्टर का एक्चुअली मतलब क्या है। तो डॉक्टर जो है वो एक लैटिन वर्ड डॉसियर से डिराइव हुआ है। और डॉसियर का मतलब है टीच, टू टीच। डॉसियर का मतलब है टू टीच। तो हम किसको सिखाते हैं? हम सिखाते हैं हमारे पेशेंट्स को। क्या सिखाते हैं? ऑल द मैटर्स पर्टेनिंग टू हेल्थ। हेल्थ की जानकारी देते हैं। तो इसीलिए एक डॉक्टर सबसे पहले एक टीचर है। एंड दैट इज वाई आज का टॉपिक जो टीचिंग और लर्निंग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर डॉक्टर के लिए। आप कभी भी आप पढ़ाते हो किसी को, तो आप बिना पढ़े आप पढ़ा नहीं सकते। इसका मतलब है एक डॉक्टर के लिए जितना सिखाना जरूरी है, उतना उसको सीखना भी जरूरी है। दैट मीन्स अगर आप इस प्रोफेशन में अंदर आते हैं, तो ऐसा कोई उम्र नहीं है कि आपका लर्निंग बंद हो जाएगा। आपको कंटिन्यूअस लर्निंग भी करना है और कंटिन्यूअस आपको टीचिंग भी करना है। हमारे एग्जाम्पल डॉक्टर सहानी हमारे सामने है। एट दिस एज ऑल्सो वो इतना ज्यादा पढ़ते हैं, इतनी ज्यादा नई चीजों के बारे में जानकारी रखना चाहते हैं, इसीलिए ही इज कॉल्ड गुड डॉक्टर। सो एक डॉक्टर के लिए टीचिंग और लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हम जो आज का टॉपिक है, जो टीचिंग एंड लर्निंग, वो बताने वाले हैं। वो कॉलेजेस में जब पढ़ाया जाता है तो किस तरह से पढ़ाना चाहिए और किस तरह से स्टूडेंट्स ने लर्न करना चाहिए, उसके बारे में आज आपको थोड़ी बहुत जानकारी मैं देने वाला हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। एक ओवरव्यू देखेंगे हम कि भाई इंपॉर्टेंस ऑफ इफेक्टिव टीचिंग मेथड एंड मीडिया इन फैसिलिटेटिंग स्टूडेंट लर्निंग। तो एक बच्चे को पढ़ाने के लिए हम कौन से टीचिंग मेथड्स को यूज कर सकते हैं, कौन सा मीडिया यूज करते हैं। एक जमाना होता था कि एक जिसको हम गुरुकुल कहते थे, गुरुकुल के अंदर एक गुरु अपने शिष्य को किस तरह से पढ़ाया करता था। आज का जो पढ़ाना है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि हम नए टेक्नोलॉजी को यूज करते हैं स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए। तो इसीलिए इफेक्टिव होना चाहिए। जो भी हम टीचिंग की प्रक्रिया हम यूज करते हैं, वो टीचिंग की प्रक्रिया आधुनिक होनी चाहिए और मॉडर्न होनी चाहिए। अभी आप देखें तो हमारा जितना भी एजुकेशन है अभी, वो एक ब्रिटिश एजुकेशन के ऊपर बेस्ड है। दैट इज, हम लोग आज भी मेडिकल एजुकेशन टेक्नोलॉजी की बात करते हैं। तो ये जो नए सिस्टम है पढ़ाने के, हालांकि हम लोग सब बच्चों को और पेशेंट्स को बहुत सालों से पढ़ाते आ रहे हैं, लेकिन जब से हमारा ब्रिटिश राज शुरू हुआ है, तब से हम ब्रिटिश की पद्धति को फॉलो करते हैं। तो ये जो आधुनिक जिसको हम कहते हैं, ये आधुनिक मेथड एक फॉरेन कंसेप्ट है, लेकिन ये हमने इंडिया ने एम्प्लॉय किया हुआ है इस मॉडल को। और हाल ही में हमने एक कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनेमिक करिकुलम चालू किया है फॉर BHMS और MD के लिए। तो इस कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन में भी NCH, जो हमारी नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी है, उन्होंने बहुत अच्छी पहल करके
ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन चालू किया है। इससे क्या हो रहा है कि अभी टीचिंग एंड लर्निंग जो है वो पूरे इंडिया में स्टैंडर्डाइज हो जाएगा। तो हमारा हमारा इसका मकसद ये है टू एक्सप्लोर द वेरियस टीचिंग मेथड्स एंड मीडिया एंड टू अंडरस्टैंड देयर इफेक्टिवनेस, देन टू लर्न टू इंटीग्रेट देम इनटू इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिसेस। उसको हम हमारे डे टू डे प्रैक्टिस के अंदर कैसे लाएंगे, तो इसके बारे में भी हम जानकारी आज देखेंगे। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अंकिता जी, या सो ये लर्निंग होता क्या है? तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इनटू नॉलेज, यानी जितने भी हमारे पास इंफॉर्मेशन है उसको जब हम नॉलेज के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो एक तरह की लर्निंग प्रोसेस हो जाती है। और हम मॉडिफाई भी करते हैं लर्नर के वे की थिंकिंग, फीलिंग एंड डूइंग। तो जैसे अभी हमारे स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको उनकी सोचने की प्रक्रिया, वो किस तरह की महसूस करते हैं और वो क्या कर सकते हैं, ये तीनों चीज से हम उनके लर्निंग के प्रोसेस को मॉडिफाई करते हैं। इसका मतलब यह है कि लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, स्किल एंड एटीट्यूड और बिहेवियर थ्रू स्टडी, एक्सपीरियंस और टीचिंग। जिसका मतलब है कि लर्निंग जो होता है वो एक नॉलेज ग्रहण करना, फिर आपके स्किल्स, जैसे हमारे हम किस तरह से काम करेंगे वो स्किल आने चाहिए हमको। हमारा एटीट्यूड क्या है, हम किस तरह से फील करते हैं, हमारा बिहेवियर किस तरह से होता है, ये पढ़ाई लिखाई से और एक्सपीरियंस से इसको हम कैसे करेंगे, इसके बारे में टीचिंग का मतलब यही होता है और लर्निंग का मतलब यही होता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सो पहले हम देखेंगे कि टीचिंग क्या है। तो ये टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जो लर्निंग को फैसिलिटेट करती है। यानी कि टीचिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे लर्निंग फैसिलिटेट होता है बाय एनकरेजिंग द लर्नर्स टू थिंक, फील एंड डू। यानी हम सिर्फ इतना ही काम करते हैं कि स्टूडेंट्स को हम लोग सोचने पे मजबूर करते हैं, उनको महसूस करने पे मजबूर करते हैं, और ऑल्सो उनको ये सिखाते हैं कि आप इस चीज को कैसे किया जाए। तो ये है टीचिंग की एक्चुअल मतलब। नेक्स्ट। तो ये हमारे टीचिंग लर्निंग के जो प्रोसीजर है, इसको इसके बारे में हम ये क्यों हमको आने चाहिए। तो नंबर वन, टू डेवलप द लर्नर्स इंटेलेक्चुअल स्किल्स। तो एक जो सीखने वाला है उसके दिमाग को या उसके इंटेलेक्चुअल स्किल को हम कैसे बढ़ाएं, तो इसका पर्पस ये एक होता है, नंबर वन। उसका दूसरा होता है टू कंप्रिहेंड द प्रिंसिपल्स एंड जनरलाइजेशन। जिसका मतलब है कि हम प्रिंसिपल्स को और हम जो इसके सिद्धांत है उसको हम किस तरह से हम उसको समझने की कोशिश करेंगे। तीसरा है टू एनालाइज द आइडियाज और इश्यूज क्रिटिकली। इसका ये मतलब है कि हम किसी चीज को, किसी आइडिया को किस तरह से उसका हम तोल मोल करेंगे कि ये अच्छा है या नहीं अच्छा है। तो ये तीसरा है इसके बारे में। चौथा है टू डेवलप द लर्नर साइकोमोटर स्किल्स। जैसे हम बच्चे को सिखाते हैं कि भाई आप ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट किस तरह से किया जाए, तो ये एक साइकोमोटर की स्किल है। साइकी मतलब माइंड, मोटर मतलब किस तरह से वो करता है। तो ब्लड प्रेशर लेना एक साइकोमोटर स्किल है, तो इसको हमको डेवलप करना पड़ता है। तो ऐसे जितने भी स्किल्स हैं जो हाथ से किए जाते हैं, इसको हम साइकोमोटर स्किल कहते हैं। और लास्टली टू डेवलप द वैल्यूज अमंग द लर्नर। एक डॉक्टर के अंदर और बाकी लोगों के प्रोफेशन में फर्क इतना है कि डॉक्टर के पास वैल्यू सिस्टम होती है, एथिक्स जिसको बोलते हैं। जिस एथिक्स, जब हम छोटे बच्चे थे तो हमारे माँ बाप, हमारे दादी दादा हमको सिखाते थे कि ये वैल्यू सिस्टम क्या होता है। हमको रामायण की कहानी सुनाई जाती थी। रामायण में एक राम का रोल क्या था, तो ही वॉज द आइडियल सन। फिर लक्ष्मण जो थे वो आइडियल ब्रदर थे, सीता जो थी वो आइडियल वाइफ थी। तो ये एक वैल्यू सिस्टम हमारे अंदर जनरेट करता है। यही वैल्यू सिस्टम जिसको हम एथिक्स कहते हैं, ये एक डॉक्टर के अंदर भी एक्सपेक्टेड है। आप देखिए तो दुनिया भर में हर प्रोफेशन में आजकल करप्शन है, हर प्रोफेशन में सब गलत चीजें भी होती है। इसके बावजूद डॉक्टर को एक ऊंची स्थान पे रखा हुआ है, और सोसाइटी ये एक्सपेक्ट करती है कि डॉक्टर ने कोई गलत काम नहीं करना चाहिए। तो इसलिए समझो हम किसी नो एंट्री के अंदर जब घुस जाते हैं, तो नो एंट्री के अंदर अगर हम दूसरी तरफ हमको कोई पुलिस वाला दिखता है, तो पुलिस वाले को अब जब हम बताते हैं कि हम डॉक्टर हैं तो हमको जाने दो, तो वो बोलता है डॉक्टर साहब आप ऐसा करेंगे तो हमने आम आम जनता को क्या बोलना। इसका मतलब ये है कि हमारा जो वैल्यू सिस्टम है वो बहुत स्ट्रांग है, और डॉक्टर्स
हमेशा हमारे डॉक्टर्स को ये वैल्यू सिस्टम और एथिकल वैल्यूज की बहुत इंपॉर्टेंस रखनी चाहिए। नेक्स्ट प्लीज। तो ये अलग अलग टीएल मेथड का मतलब है टीचिंग लर्निंग मेथड। तो ये अलग अलग टीचिंग मेथड्स की क्या जरूरत है? क्योंकि अगर हम क्लास में पढ़ा रहे हैं बच्चों को तो हम एक ही तरीके से नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि कुछ बच्चे जो हैं वो अलग तरीके से पढ़ना चाहते हैं। कुछ बच्चे होते हैं जो रीड करके जोर जोर से रीड करते हैं तब वो सीखते हैं। कुछ बच्चे होते हैं वो लिख के सीखते हैं। तो क्योंकि बच्चों की अलग अलग स्टाइल है सीखने की, पढ़ने की, इसके लिए टीचर को भी अलग अलग स्टाइल से पढ़ाना पड़ता है। तो फिर उसके बाद फिर डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स मस्ट बी टॉट इन डिफरेंट वे। जैसे अगर मुझे कोई चीज, ज्ञान की चीज सिखानी है स्टूडेंट को, तो वो मैं एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। मुझे साइकोमोटर स्किल पढ़ाने हैं तो वो मैं एक अलग तरीके से पढ़ाऊंगा। दैट मीन्स कि अलग अलग ऑब्जेक्टिव जो होते हैं उसको अलग अलग तरीके से पढ़ाना बहुत जरूरी है। उसके बाद डिफरेंट सेटिंग्स रिक्वायर डिफरेंट मेथड्स। जैसे एक स्मॉल ग्रुप है जिसको हम पढ़ाना चाहते हैं, तो स्मॉल ग्रुप को पढ़ाने की जो तरीका है वो अलग होता है। एक बड़े क्लासरूम में 100 स्टूडेंट्स आर सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, तो वो 100 स्टूडेंट्स को पढ़ाने के लिए लेक्चर काफी है। बट अगर छोटा ग्रुप है तो लेक्चर की जरूरत नहीं है, एक स्मॉल ग्रुप डिस्कशन भी किया जा सकता है। तो इसीलिए अलग अलग सेटिंग में अलग अलग तरीके होते हैं टीचिंग लर्निंग के। नेक्स्ट प्लीज। नाउ टीचिंग लर्निंग के अलग अलग स्ट्रेटेजीज होते हैं। जैसे ट्रांसमिट करना है, लेक्चर्स जो होते हैं वो रीडिंग मटेरियल, वो वो मेमोरी डिवाइसेस, उससे मेमोरी उसके उससे हम टीचिंग की या लर्निंग की स्ट्रेटेजी को हम ट्रांसमिट कर सकते हैं। दूसरा होता है इंस्ट्रक्टिंग, कि हम मिनी लेक्चर करके एक्टिव लर्निंग से और कोलैबोरेटिव टीम से हम स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं, तो वो होता है इंस्ट्रक्शनल मेथड। नेक्स्ट होता है कोचिंग, जिसको हम मेंटरशिप भी कहते हैं, जिसके अंदर हम स्टूडेंट को रोल प्ले करके या डेमोन्स देके और मेंटरशिप करके उसको कोच करके भी उसको पढ़ाया जा सकता है। और लास्टली होता है कि एक प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग और एक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्टूडेंट को दिया जाए, तो स्टूडेंट खुद अपने आप से पढ़ता है, हम उसको सिर्फ हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं। तो इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, या जिसको हम कहते हैं प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। तो ये एक और स्ट्रेटेजी है टीचिंग लर्निंग की। नेक्स्ट प्लीज। फिर इसका क्लासिफिकेशन कैसे होगा? तो इसका क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द साइज ऑफ क्लास, यानी अगर छोटा क्लास है तो उसका टीचिंग लर्निंग मेथड अलग होगा। फिर उसका टीचर लर्नर कंट्रोल कितना करना है, उसके ऊपर टीचिंग लर्निंग मेथड चेंज हो जाएगा। फिर उसका डोमेन ऑफ लर्निंग, जैसे होता है हम कॉग्निटिव डोमेन, कॉग्निटिव मतलब जिससे नॉलेज के बारे में बोला जाता है, कॉग्निटिव डोमेन होता है। फिर साइकोमोटर डोमेन होता है। फिर अफेक्टिव डोमेन होता है। तो ये सब तीनों डोमेन के अंदर लर्निंग चेंज हो जाएगी। नेक्स्ट। फिर क्लास की साइज कितनी है? तो डिपेंडिंग अपॉन व्हाट काइंड ऑफ अ क्लास इट इज, द मेथड ऑफ टीचिंग विल चेंज। तो लार्ज ग्रुप होगा तो उसके लिए लेक्चर होगा, स्मॉल ग्रुप होंगे तो उसके लिए डिस्कशन बेस्ड प्रोग्राम्स होंगे, और एक इंडिविजुअलाइज जिसमें मेंटरशिप होता है, जिसमें हम देखते हैं कि भाई बच्चे बहुत ही स्लो लर्न कर पाते हैं, तो उन लोगों को हम मेंटरशिप करके उसको इंडिविजुअलाइज ट्रेनिंग भी किया जा सकता है। नेक्स्ट प्लीज। ना लार्ज ग्रुप अगर है तो हमने कौन सा मेथड चूज करना है लार्ज ग्रुप के लिए? तो आप देख सकते हैं स्लाइड के ऊपर मैंने लिखा है कि एक तो आप लेक्चर कर सकते हैं, सेकंड आप एक सिंपोजियम कर सकते हैं, फिर आप फ्लिप्ड क्लासरूम कर सकते हैं। फ्लिप्ड क्लासरूम का मतलब होता है आपने स्टूडेंट को पहले ही बता दिया है, तो स्टूडेंट पढ़ के आता है और उसी टॉपिक को बाद में क्लास में डिस्कस किया जाता है, उसको कहते हैं फ्लिप्ड क्लासरूम। फिर होता है फिल्म एंड वीडियो प्रेजेंटेशन, आपने फिल्म के थ्रू या वीडियो के थ्रू आप बच्चों को पढ़ा सकते हो, तो ये लार्ज ग्रुप मेथड होता है। फिर एक पैनल डिस्कशन होता है जहां पर एक्सपर्ट को आपने बिठा दिया सामने, और वो स्टूडेंट अपने क्वेश्चंस डालते हैं और पैनल डिस्कस करके उसको स्टूडेंट के उससे भी अपना स्टूडेंट का नॉलेज बढ़ता है। और लास्ट होता है जिक्सॉ जिक्सॉ मेथड। तो जिक्सॉ मेथड के अंदर भी जो प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम्स को डिस्कस किए जा सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। फिर हमने लार्ज ग्रुप का देख लिया किस तरह से पढ़ाते हैं, तो स्मॉल ग्रुप को किस तरह से पढ़ा सकते हैं? तो नंबर वन इज ग्रुप डिस्कशन,
सेकेंड इज प्रैक्टिकल बेड साइड टीचिंग। फिर हम ट्यूटोरियल्स कर सकते हैं, सेमिनार्स ले सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेशंस कर सकते हैं, रोल प्ले कर सकते हैं, प्रोजेक्ट वर्क दे सकते हैं, और सिमुलेशन कर सकते हैं। सिमुलेशन मतलब जिसको आज हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव स्ट्रक्चर्ड क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जिसके अंदर हम एक रोल प्ले करते हैं। एक समझो समझो हमको सिखाना है कि भाई कार्डियक रिससिटेशन कैसे किया जाता है। तो उसमें एक बच्चे को हम बताएंगे कि वो बेहोश हो गया है, फिर उसके ऊपर हम कैसे हमको चेस्ट कंप्रेशन देना है, कैसे उसको आर्टिफिशियल रिससिटेशन देना है, ये हम सिमुलेशन के थ्रू सिखा सकते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट इज द इंडिविजुअलाइज टीचिंग मेथड, जिसके अंदर हम स्टूडेंट को डायरेक्ट स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, उसको बोला जाता है कि आप किताब में से पढ़ो। देन जैसा मैंने आपको पीबीएल बताया था, वो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग है कि एक टॉपिक दे दिया जाए, एक प्रॉब्लम स्टूडेंट को, और उसको बोला जाए आप पढ़ के इसको सॉल्व करके आओ और कल इसके ऊपर डिस्कशन होगा। सो दैट इज प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। देन रीडिंग हो सकता है, प्रोजेक्ट वर्क हो सकता है, फिर सिमुलेशंस भी हो सकते हैं, और काउंसलिंग भी किया जा सकता है। दीज आर दी इंडिविजुअल टीचिंग मेथड्स which can be utilized to teach the students. Next. So coming first to the method, what is a lecture? So हम सब जब स्टूडेंट्स थे तो हम सब ने लेक्चर अटेंड किए हुए हैं। तो लेक्चर एक केयरफुल प्रेजेंटेशन होता है ऑफ फैक्ट्स विच आर ऑर्गेनाइज थॉट्स आइडियाज बाय अ क्वालिफाइड पर्सन। तो टीचिंग तो कोई भी नहीं कर सकता, टीचिंग के लिए एक डॉक्टर को करना जरूरी है जो क्वालिफाइड है। अगर आप कॉलेज में जाएंगे तो उसका क्वालिफिकेशन गवर्नमेंट ने डिसाइड किया हुआ है कि यही आदमी लेक्चरर बन सकता है, उसको एमडी होम की क्वालिफिकेशन कंपलसरी होती है। So that is why it is a careful presentation of the facts with organized thoughts and ideas by a qualified person. ऐसा तो नहीं होता कि भाई टीचर क्लास में चले गया है और टीचर कुछ भी पढ़ा के निकल गया क्लासरूम में से। तो ऐसा तो नहीं हो सकता, उसको पहले तैयारी करनी पड़ती है और उस तैयारी के बाद ही वो लेक्चर दे सकता है क्लास में। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ अ लेक्चर? तो हम देखेंगे कि लेक्चर, क्योंकि हम 100 बच्चों को एक साथ एक ही आदमी पढ़ा लेता है, तो बहुत इकोनॉमिकल होता है, उसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं है लेक्चर लेने में। फिर ये पूरी टॉपिक को कवर करता है अच्छे से तरीके से। और तीसरा, ये इजी टू प्लान इन अ टाइम शेड्यूल। हमने अगर डिसाइड किया कि भाई मेरा लेक्चर, आज का लेक्चर लेना था, तो मैंने प्लान किया था कि भाई आज का लेक्चर मैं 45 मिनट्स का लूंगा। तो ये प्लान करके एक टाइम का शेड्यूल बनाया जाता है, जिससे लेक्चर लेने का ये एडवांटेज है। और लार्ज मटेरियल कैन बी इम्पोर्टेड। अभी मैं छोटे से 45 मिनट्स में आपको पूरा टीचिंग लर्निंग मेथड पढ़ा रहा हूँ, जो जो नॉर्मली किसी एमईटी वर्कशॉप में चले जाओ तो इसको 2 दिन लगते हैं पढ़ाने के लिए। तो दिस इज व्हाट द एडवांटेज ऑफ अ लेक्चर इज। नेक्स्ट प्लीज। इसका डिसएडवांटेज हम जानते हैं कि देर इज अ पैसिव वे ऑफ लर्निंग, मतलब टीचर पढ़ा रहा है और स्टूडेंट उसको सुन रहा है, मतलब उसके आंख खुले हैं, उसका कान उसका ओपन है, तो हम ये समझते हैं कि स्टूडेंट मेरा लेक्चर सुन रहा है। लेकिन एक्चुअली वो सुन रहा है कि नहीं, वो हम बता नहीं सकते, क्योंकि ये एक पैसिव मेथड होता है लर्निंग करने का, जिसके अंदर टीचर का कोई भी रोल नहीं है। देन ये टीचर सेंट्रिक होता है, मतलब टीचर अपने तरीके से बात कर रहा है, टीचर अपने तरीके से बात करेगा, तो एक तरफा हो जाता है वो। तो दूसरा होता है कि डज नॉट केटर टू द लर्नर नीड्स, मतलब ये लर्नर के नीड्स को केटर नहीं करता। तो जस्ट जस्ट 1 मिनट होल्ड कीजिए, 1 मिनट होल्ड कीजिए प्लीज, जस्ट 1 मिनट। हेलो, पेशेंट है। तो ये डिसएडवांटेज होते हैं। तो एक पैसिव वे होता है सीखने का, दूसरा ये टीचर सेंट्रिक होता है, और तीसरा ये लर्नर के नीड्स को ना समझते हुए एक तरफा लेक्चर लिया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो क्या गाइडलाइन होते हैं एक इफेक्टिव लेक्चर के लिए? क्या गाइडलाइन होनी चाहिए? तो नंबर 1 होता है टीचर को क्लास में जाने से पहले, जैसे आज मैं आपके पास आया तो मैंने मेरा प्रेजेंटेशन को प्लान किया था, तो प्लानिंग द प्रेजेंटेशन। सेकंड होता है कि
इसको जो मटेरियल है अपना उसको सीक्वेंस में अरेंज करना, दूसरी चीज। तीसरा, टीचर शुड ऑलवेज फेस द स्टूडेंट। अच्छी लाइट होनी चाहिए, गुड इल्यूमिनेशन। स्पीच के अंदर क्लैरिटी होनी चाहिए। वो स्पीच जो है वो आप मंबल नहीं कर सकते, आपको क्लियर स्पीच में बात करना पड़ेगा। देन की पॉइंट्स को एम्फसाइज करना पड़ता है। फिर लेक्चर खत्म होने के बाद उसको एक बार समराइज किया जाता है, और फिर बाद में स्टूडेंट से पूछा जाता है कि भाई आपका फीडबैक क्या है, आप इस मेरे लेक्चर के बारे में क्या कहते हैं। क्योंकि लेक्चर के फीडबैक आने के कारण अगले दिन जब आप फिर से लेक्चर को जाओगे तो आपका लेक्चर पिछले बार से बेटर करना है, इसीलिए फीडबैक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी इफेक्टिव लेक्चर। नेक्स्ट प्लीज। तो ये हो गया लेक्चर के बारे में। अब हम आते हैं नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग मेथड विच इज कॉल्ड अ सिंपोजियम। हम ऑफन मिस्टेक करते हैं, सिंपोजियम क्या है, सेमिनार क्या है। तो एक सिंपोजियम जो होता है वो एक सीरीज ऑफ टॉक्स होता है बाय एक्सपर्ट्स ऑन मेनी एस्पेक्ट्स ऑफ टॉपिक्स। जैसे एक टॉपिक ले लिया हमने, जॉन्डिस, तो उसके इटियोलॉजी पे भी होगा डिस्कशन, उसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस पे भी होगा, और हर चीज के लिए एक अलग एक्सपर्ट होगा उसको। इस सिंपोजियम में एक चेयर पर्सन होगा। तो कोई एक टॉपिक होगा डिस्कशन के लिए सिंपोजियम में, उसके अलग अलग पहलू के ऊपर जब डिस्कशन होता है और एक चेयरपर्सन जहां पर होता है, इसको कहा जाता है सिंपोजियम। और आखिर में जब ये सिंपोजियम खत्म हो जाता है तो उसके बाद जो चेयरपर्सन होता है वो अपने व्यूज बताता है, और इन शॉर्ट सिंपोजियम में क्या क्या हुआ उसके बारे में डिस्कशन करता है। तो दिस इज व्हाट अ सिंपोजियम इज अबाउट। नेक्स्ट स्लाइड। इसका एडवांटेज क्या है कि शॉर्ट स्पीचेस एंड चेंज ऑफ द स्पीकर्स मेंटेन्स द इंटरेस्ट। अक्सर होता है कि लेक्चर के टाइम 45 मिनट्स के लिए स्टूडेंट एक इसको देखता जा रहा है, एक ही टीचर को देख रहा है, तो वो बोर हो जाता है। तो इसके लिए जब सिंपोजियम के अंदर ऐसा होता है कि क्योंकि बहुत सारे एक्सपर्ट्स बात करने वाले हैं, तो इंटरेस्ट उसके अंदर स्टूडेंट का बना रहता है। देन एक होता है लास्ट, उसका होता है कंसाइज प्रेजेंटेशन। तो जब मैंने जैसा आपको कहा कि जब खत्म होता है सिंपोजियम तो चेयरमैन उसका एक कंसाइज प्रेजेंटेशन देता है विच इज लाइक अ समरी ऑफ द होल वर्क। सो ये स्टूडेंट के लिए अच्छा होता है क्योंकि वो सब रिविजन हो जाता है उसके अंदर हर चीज का। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसका डिसएडवांटेज ऐसा होता है कि यहाँ पर भी ऑडियंस जो होता है वो पैसिव होता है, ज्यादा कुछ करता नहीं है उसके बारे में। एंड लेस अपॉर्चुनिटी फॉर द स्पीकर्स टू इंटरैक्ट, क्योंकि इतने सारे एक्सपर्ट्स होंगे, वो अपना अपना व्यूज देंगे, तो उसके अंदर जो सुनने वाला है उसको बोलने का चांस जरा कम होता है। और जो एटमोसफियर होता है वो एकदम फॉर्मल होता है, तो इसके अंदर ज्यादा करके लोग इंटरफियर नहीं करते, क्योंकि हर टॉपिक के एक्सपर्ट्स आए हुए हैं, तो उनको कोई इंटरफेयर नहीं करता। ये उसके डिसएडवांटेजेस है, क्योंकि डिस्कशन नहीं हो सकता सिंपोजियम के अंदर। नेक्स्ट। फिर नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग मेथड इज कॉल्ड एज अ पैनल डिस्कशन। सो व्हाट इज अ पैनल डिस्कशन? तो पैनल डिस्कशन इज अ डिस्कशन इन विच देर इज अ मॉडरेटर विथ अ टीम हु होल्ड्स एन ऑर्डरली एंड लॉजिकल कॉन्वर्सेशन ऑन अ टॉपिक। किसी एक टॉपिक के ऊपर पैनल डिस्कशन हो रहा है, तो टॉपिक एक ही होगा। जैसे अभी मैंने कहा सिंपोजियम में एक ही टॉपिक के अलग अलग पहलू, इसके अंदर एक मॉडरेटर होगा और एक टीम होगी, और वो जो टीम है वो एक पर्टिकुलर लॉजिकल डिस्कशन करेगी किसी एक टॉपिक के ऊपर। सो इसको कहते हैं पैनल डिस्कशन। नेक्स्ट प्लीज। सो इसका एडवांटेजेस क्या है? तो इसका भी एडवांटेजेस है कि एक इनफॉर्मल एटमोसफियर होता है। इसको आइडेंटिफाइज एंड एक्सप्लोर्स अ प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम को पैनल डिस्कशन के अंदर डिस्कस किया जाता है, तो इस टॉपिक के ऊपर डीप में जाके इसके हर पहलू के ऊपर डिस्कशन हो सकता है। नेक्स्ट। द डिसएडवांटेज, इसके डिसएडवांटेज ये है कि ये स्किल्ड मॉडरेटर्स आर नीडेड। तो जब तक आपके पास स्किल्ड मॉडरेटर नहीं है तो ये पैनल डिस्कशन फ्रूटफुल नहीं होगा। नेक्स्ट। देन कमिंग टू सेमिनार। अभी ये सेमिनार जो है ये हम सबको पता है कि भाई सेमिनार का एक बहुत बड़ा बिजनेस चलता है मेडिकल इंडस्ट्री में। तो आप देखेंगे तो इसका सेमिनार, उसका सेमिनार, बच्चे कॉलेजेस में कम पढ़ते हैं और वो चाहते हैं कि हम सेमिनार में जाके ज्यादा पढ़ाई करें। तो सेमिनार में क्या होता है कि सब प्रैक्टिशनर्स अपने अपने व्यू पॉइंट्स रखते हैं,
और इसीलिए सेमिनार्स बहुत पॉपुलर होते हैं। ऑलरेडी अपने नेशनल कमीशन ऑफ होम्योपैथी ने भी कहा है कि एमडी में बच्चों को इतने नेशनल सेमिनार, इतने इंटरनेशनल सेमिनार अटेंड करना है। तो दैट इज व्हाई द बिजनेस ऑफ सेमिनार इज अ रियली बिग बिजनेस गोइंग ऑन नाउअडेज। तो नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो सेमिनार ऐसा होता है कि उसके अंदर द सब्जेक्ट इज डिलीवर्ड एज एन आर्टिकल और अ रिपोर्ट, एंड कंसेप्ट्स आर एनालाइज्ड एंड डिस्कस्ड थ्रू द ग्रुप डिस्कशन। तो इसको कहते हैं सेमिनार। तो सेमिनार होता है, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं वो सेमिनार्स लेते हैं जिसके अंदर डिस्कशन भी होता है, एनालिसिस भी होता है, और किसी रिपोर्ट को भी रखी जाती है, उसको डिस्कशन होता है अच्छे से। तो दैट इज वाई सेमिनार इज ऑल्सो वेरी गुड मेथड ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग। नेक्स्ट। इसके एडवांटेजेस है कि अथॉरिटेटिव गाइडेंस बाय एन एक्सपर्ट। सेमिनार लेने वाला एक पर्सन इन अथॉरिटी होता है और एक एक्सपर्ट होता है। इसका इन डेप्थ डिस्कशन होता है हर चीज के बारे में। इनफॉर्मल मेथड होता है क्योंकि यहाँ पर विद्यार्थी एक्सपर्ट को अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, तो इट इज वेरी इनफॉर्मल। एंड लर्नर्स आर ऑल्सो द एक्टिव पार्टिसिपेंट। इसका कहने का मतलब यह है कि जो लर्नर होता है वो भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है, प्रश्न पूछ सकता है। इसका फायदा लर्निंग में, टीचिंग लर्निंग में बहुत ज्यादा है। इसी दैट इज द एडवांटेजेस ऑफ सेमिनार। नेक्स्ट। इसका डिसएडवांटेज क्या है? एक अच्छा रिसोर्स पर्सन लाना। तो ये एक्सपर्ट होता कौन है? तो लेक्चर देने वाले जो प्रोफेशनल होते हैं वो तो कॉलेजेस में होते हैं, और जो कॉलेजेस से बाहर होते हैं वो भी अपने आप को एक्सपर्ट कहते हैं। अक्सर देखा गया है कि बहुत सारे टीचर्स जो हैं जो सेमिनार लेते हैं वो अपने आप को टीचर ऑफ टीचर्स भी कहते हैं। मतलब हमने सबको पढ़ाया है, हम सब कुछ पढ़ा सकते हैं। तो दिस इज वन ऑफ द डिसएडवांटेजेस ऑफ द सेमिनार। फिर ये कॉस्ट इफेक्टिव नहीं होता है क्योंकि इसमें खर्चा बहुत होता है। आपने एक्सपर्ट को बुलाया, उसको फ्लाइट का चार्जेस दे दो, उसको रहने का अरेंजमेंट कर दो, 5 स्टार होटल में रहेगा वो भैया, यही खाना खाएगा। तो ये सब डिसएडवांटेज होते हैं सेमिनार के। देन इट रिक्वायर्स इंटरेस्टेड एंड मोटिवेटेड पार्टिसिपेंट्स। जो बच्चे होते हैं जो अटेंड करना चाहते हैं वो मोटिवेटेड होने चाहिए और उनको इंटरेस्ट होना चाहिए उस लेक्चर को सुनने के लिए। तो ये इसके डिसएडवांटेज है सेमिनार के। नेक्स्ट। नेक्स्ट टीचिंग लर्निंग मेथड इज ट्यूटोरियल्स। ये एक कॉमन चीज है जिसमें एक स्मॉल ग्रुप होता है, 10 से 12 13 लर्नर का, जिसको एक टीचर गाइड करता है। इसको हम ट्यूटोरियल कहते हैं। इसका पर्पस होता है डाउट्स को क्लियर करना और उसको अंडरस्टैंडिंग को बच्चों की इंप्रूव करना। क्योंकि ये ग्रुप छोटा सा होता है तो ये लर्नर्स को ज्यादा चांस मिलता है अपने टीचर को प्रश्न पूछने का और अपने डाउट को क्लियर करने का। नेक्स्ट प्लीज। इसके एडवांटेजेस जैसा मैंने आपको कहा कि ये आइडियल टीचर स्टूडेंट रेशियो होता है, मतलब 10-15 बच्चे ही होते हैं एक टीचर के साथ, तो उसको सिखाना इजी पड़ता है। एक्टिव लर्निंग होती है, उसके अंदर स्टूडेंट की पार्टिसिपेशन भी होती है, और एक अपॉर्चुनिटी होती है जो लर्नर होता है उसको अपने मिस्टेक्स को करेक्ट करने की। नेक्स्ट। इसका डिसएडवांटेज ऐसा है कि प्रायर प्रिपरेशन बाय द स्टूडेंट इज नीडेड। तो अगर स्टूडेंट तैयारी करके नहीं आया है तो आप ट्यूटोरियल अच्छे से ले नहीं पाते। ये इसका डिसएडवांटेज है। नेक्स्ट। देन कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड ऑफ टीचिंग लर्निंग विच इज कॉल्ड एज ग्रुप डिस्कशन। तो ग्रुप डिस्कशन जो होता है, नेक्स्ट प्लीज, वो हम देखेंगे कि इन ग्रुप डिस्कशन फेस टू फेस इंटरेक्शन बिटवीन द मेंबर्स ऑफ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप्स विद द ग्रुप लीडर इज देयर। तो कुछ मेंबर्स होते हैं, उनका इंटरेक्शन होता है छोटे छोटे ग्रुप में, स्मॉल ग्रुप्स विद ग्रुप लीडर। एक लीडर बनाया जाएगा और वो लीडर उस डिस्कशन को गाइड करेगा। तो इसको बोलते हैं जीडी और ग्रुप डिस्कशंस। अक्सर एमबीए के जब एग्जाम्स होते हैं तो एमबीए के एग्जाम में एक ऑब्जर्वर टीचर जो होता है वो ऑब्जर्व करता रहता है, एक को लीडर बना देता है, और वो लीडर कोई भी डिस्कशन, किसी टॉपिक पे डिस्कशन को इनिशिएट करता है और लीड करता है, और बाकी जो लोग होते हैं वो पार्टिसिपेट्स होते हैं डिस्कशन के अंदर। इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशंस। नेक्स्ट। इसका एडवांटेज है कि ये डेमोक्रेटिक है। आप कुछ भी कह सकते हो, आप अपना मन के व्यूज रख सकते हो इसके बारे में, और लर्नर का जो पार्टिसिपेशन और प्रिपेयर्डनेस होता है वो एक्टिव पार्टिसिपेशन की जरूरत पड़ती है इसके अंदर। और सिंथेसिस ऑफ द टीचिंग लर्निंग मेथड, दैट इज लेक्चर्स और बेड साइड जो टीचिंग जो हो चुका है उसका ग्रुप डिस्कशन के अंदर उसका फायदा दिख जाता है। नेक्स्ट। इसका डिसएडवांटेजेस इज दैट द स्टूडेंट रेशियो रीचर इज मेंटेन्ड, एंड सम में फाइंड इट टू स्लो और सम में फाइंड इट टू फास्ट।
बिकॉज कुछ बच्चे होते हैं वो जल्दी से सीख लेते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत स्लो सीखते हैं। तो इसीलिए इसमें हमको डिसएडवांटेजेस होते हैं, कुछ लोगों को जो स्लो सीखेंगे उनको डिसएडवांटेज होगा इसके अंदर। नेक्स्ट प्लीज। देन कमिंग टू पीबीएल, नेक्स्ट। Clinical based, it uses the clinical discussion and identify. It also helps in learning issues by a small group. तो ये प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग होता है। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में एक क्लिनिकल प्रॉब्लम बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा बोला जाएगा कि भाई पार्किंसोनिज्म, फॉर एग्जाम्पल इन पार्किंसोनिज्म कि पेशेंट है तो उसके बारे में एक प्रॉब्लम के ऊपर स्टूडेंट डिस्कशन करेंगे, और वो डिस्कशन के अंदर से जो पॉइंट्स निकलते हैं डिस्कशन में, वो एक सीखने का जरिया बन जाता है। तो प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग इज अ न्यू मेथड विच इज यूज्ड टू लर्न डिफरेंट थिंग्स। नेक्स्ट। इसके एडवांटेज क्या है कि सेल्फ लर्निंग किया कर सकता है स्टूडेंट इसके अंदर। फिर वो स्टूडेंट को जो नॉलेज में जो उसके गैप्स है छोटे छोटे, वो कई बार क्लासरूम में पूछ नहीं सकता, लेकिन प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में वो ये चीजें सीख लेता है। देन डेवलपमेंट ऑफ द स्किल्स लाइक लिटरेचर सर्च, एनकरेज डेवलपमेंट ऑफ सोशल स्किल्स। तो इसमें क्योंकि स्टूडेंट को पढ़ के आना पड़ता है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग में, तो इसके लिए उसके डेवलपमेंट ऑफ स्किल्स लाइक लिटरेचर सर्च वगैरह वो सीखने लगता है, और उसके सोशल स्किल्स भी इंप्रूव हो जाते हैं। ये है प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग। नेक्स्ट प्लीज। देन इसका डिसएडवांटेज ऑफ ट्यूटोरियल क्या है कि बड़ा टाइम लगता है इसके अंदर, ये एक डिसएडवांटेज हो सकता है। नेक्स्ट। देन कमिंग टू द टीचिंग लर्निंग मीडिया। नेक्स्ट। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि मीडिया मतलब अभी हम स्टूडेंट को आजकल पावर पॉइंट से पढ़ाते हैं, जिस तरह से मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ आपकी तरफ टीचिंग लर्निंग के बारे में कुछ बांटने का। तो टू नो दैट द वेरियस ऑडियो विजुअल एड्स आर अवेलेबल, तो फिल्म से हम पढ़ा सकते हैं, ये विजुअल से पढ़ाना और सिर्फ वर्बल पढ़ाने में फर्क होता है। विजुअल से आप पढ़ाओ तो स्टूडेंट जरा बेटर सीखता है। देन टू नो द डीमेरिट्स एंड मेरिट्स ऑफ ईच, एंड टू नो द डूज एंड डोंट्स व्हाइल यूजिंग देम, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। टू सिलेक्ट एन अप्रोप्रिएट टीचिंग एड, एंड टू एक्सप्रेस द एंथुजियाज्म अबाउट मेकिंग एफर्ट्स फॉर द प्रिपरेशन प्रोसेस। इसकी जरूरत क्या होती है टीचिंग लर्निंग मीडिया की, जरूरत क्या होती है। नेक्स्ट। इट बिल्ड्स द ब्रिजेस बिटवीन स्टूडेंट नॉलेज एंड द लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हम चाहते हैं कि स्टूडेंट एंड ऑफ द लेक्चर को ये उसको आना चाहिए, तो उसको जो आता है और जो आना चाहिए उसका एक ब्रिज बनाता है ये टीचिंग लर्निंग मीडिया। फिर ये स्टूडेंट्स को एंगेज करता है, और स्टूडेंट्स को नॉलेज कैसे उसको रिटेन करना है उसके पास, इसके बारे में भी सिखाता है। प्लस ये स्टूडेंट को मोटिवेट करता है आगे और सब्जेक्ट में इंटरेस्ट लेने के लिए। नेक्स्ट। Importance of media in teaching and learning, you can see that the use of the educational media is essential for teaching and learning process। और इसको इस तरह से यूज किया जा सकता है ताकि अपना एनहांसमेंट ऑफ लर्निंग हो सके क्लासरूम के अंदर। और रिसर्च जो होता है वो सजेस्ट करता है कि लोगों को एब्स्ट्रैक्ट न्यू एंड नॉवेल कंसेप्ट्स बहुत इजीली वो अपने आप को अगर वो वर्बल और विजुअल फॉर्म में बताया जाए कोई भी आइडिया, तो उसको स्टूडेंट जल्दी से सीखता है। इसका ऑडियो विजुअल और टीचिंग मीडिया का ये फायदा है। नेक्स्ट। तो किस तरह के टीचिंग लर्निंग मीडिया होते हैं, आप सब ये चीजों को भली भांति जानते हो, सिर्फ मैं उसको एक फ्रेमवर्क के अंदर डाल के आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये सब चीजें आपको पता है, लेकिन किस तरह के टीचिंग लर्निंग मीडिया होते हैं। तो नंबर 1 होता है वर्बल, सेकेंड होता है ऑडियो जिसे सुन सकते हैं, विजुअल जो देख सकते हैं, फिर जो पेशेंट्स होते हैं वो भी एक तरह का टीचिंग लर्निंग मीडिया होता है। पेशेंट से हम लोग बहुत कुछ सीख सकते हैं, और रियल ऑब्जेक्ट्स एंड मॉडल्स आल्सो आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो व्हाट आर द टाइप्स, नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स जो हम प्रोजेक्ट नहीं करते हैं, और दूसरा प्रोजेक्ट करते हैं। तो नॉन प्रोजेक्टेड में आता है नेक्स्ट चॉक बोर्ड, जो ट्रेडिशनल टीचिंग लर्निंग मेथड है, जो हम बोर्ड के ऊपर चॉक से लिखते थे। अभी आजकल हम उसको व्हाइट बोर्ड के ऊपर हम मार्कर से लिखते हैं।
देन फ्लैनल ग्राफिक्स, ग्राफ्स होते हैं, फ्लैश कार्ड्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं, डायग्राम्स और फोटोग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, स्पेसिमेंस होते हैं और मॉडल्स होते हैं। ये नॉन प्रोजेक्टेड विजुअल एड्स होते हैं जिससे टीचिंग लर्निंग मीडिया में स्टूडेंट को जिसका फायदा मिलता है। नेक्स्ट, प्रोजेक्टेड विजुअल एड में क्या आता है? तो ओवरहेड प्रोजेक्टर, ओएचपी जिसको कहते हैं, स्लाइड प्रोजेक्टर होते हैं, फिल्म स्ट्रिप्स होते हैं, एपिडेस्कोप जो अभी यूज नहीं होता आजकल, और माइक्रो प्रोजेक्टर होता है। और अभी आजकल तो मोबाइल, आपका मोबाइल में से भी प्रोजेक्शन किया जा सकता है, और साइलेंट फिल्म्स भी होते हैं जिससे हम सीख सकते हैं। नेक्स्ट, एडवांटेज क्या होते हैं टीचिंग मीडिया के? तो ये स्टूडेंट को एंगेज करते हैं, इट हेल्प्स टू कीप देयर अटेंशन फोकस्ड ऑन द लेसन। स्टूडेंट्स को हेल्प होता है, एंगेज होते हैं, इंटरेस्ट आता है उनका लर्निंग के अंदर, और स्टूडेंट का रिटेंशन ऑफ नॉलेज ज्यादा हो जाता है, बिकॉज आप स्टूडेंट को पढ़ा भी रहे हो, दिखा भी रहे हो, वो सुन भी रहा है, और वो अलग अलग तरीके की चीजों को देख भी रहा है, तो इससे स्टूडेंट का सीखने का तरीका बेटर रहता है। नेक्स्ट, तो ये हमने इन शॉर्ट आपको टीचिंग लर्निंग मेथड्स और मीडिया के बारे में बताया है, और टीचिंग लर्निंग क्या होता है इसके बारे में बताया है। तो मेरा प्रेजेंटेशन अब खत्म होता है, और मैं, आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उसके बारे में डिस्कशन करने के लिए तैयार हूँ। अंकिता जी। यस सर, आई थिंक अभी सर हमारे पास 20 मिनट और हैं, लगभग हाँ, 17-18 मिनट, तो प्लीज आप आगे और थोड़ी देर कंटिन्यू कर सकते हैं प्लीज। लेकिन अभी अपन डिस्कशन ले लेते हैं ना, कुछ जो लोग सुन रहे हैं इस वो अपने प्रश्न। कोई सवाल है तो टाइप करके आप लोग व्हाट्सएप पे चैट बॉक्स में डालिए, जिनके पास हाँ, में चैट, क्वेश्चन। और अंकिता जी कैन रीड आउट द क्वेश्चन टू मी, तो मैं उसका आंसर देता हूँ। हाँ हाँ जी, यस सर। अभी तक तो कोई आया नहीं है चैट बॉक्स में। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, टीचिंग लर्निंग जो होता है, जैसा मैंने आप सबको पहले शुरुआत में ही कहा, कि डॉक्टर के लिए लर्निंग कभी खत्म नहीं होता। जिस दिन उसने इस मेडिकल प्रोफेशन में पांव रखा, उस दिन से उसकी लर्निंग की क्रिया शुरू होती है। एक डॉक्टर का मीनिंग ही होता है डॉसियर वर्ड से, जिसका डॉसियर इज अ लैटिन वर्ड विच मीन्स टू टीच एंड टू लर्न। हम पढ़ाते हैं अपने पेशेंट्स को, है जिंदगी भर पढ़ाना है हमारे पेशेंट्स को, और उसी तरीके से हमको सीखना भी है। तो ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप साहनी साहब खुद एक बहुत बड़े एग्जाम्पल है इस चीज का, कि आज भी वो एडवांस्ड एज में भी सीखते भी हैं और सिखाते भी हैं। तो हैट्स ऑफ टू डॉक्टर साहनी फॉर इस टीचिंग लर्निंग इंटरेस्ट। आज धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा आपने बताया, लेकिन एक चीज मैं बता दूं, ये जो हम लोग का इंटरनेशनल फोरम फॉर प्रमोशन प्रमोटिंग होम्योपैथी है, ये हाँ आपको जी, ये आपको टीचिंग लर्निंग मेथड पर ही चल रहा है। और ये कंटिन्यूअस जो वेबिनार है इस कॉन्सेप्ट से है, जो आपने डॉसियर वर्ड कहा कि बिल्कुल। हमेशा पढ़ते रहना, निरंतर पढ़ते कंटि रहना, तो हम लोगों ने निरंतर इसे पढ़ते निरंतर, रहना, जिसको हाँ, जिसको कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन कहा जा सकता है। कंटिन्यूड मेडिकल ये एजुकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट होता है। यस यस यस। एक चीज की क्योंकि ऐसे चर्चा, ऐसे लर्निंग का फायदा ये होता है कि अगर अगर मैं पास हुआ 40 साल पहले, 40 साल में साइंस बहुत एडवांस हो चुका है। जैसे अभी रिसर्च जो हमारे टाइम पे था और आज का जो रिसर्च है, उसमें बहुत ज्यादा फर्क है। तो इसीलिए इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी अपडेटेड, कीप लर्निंग। अच्छे अच्छे जर्नल्स पढ़ना, स्कोपस इंडेक्स जर्नल पढ़ना, वेब ऑफ साइंस के अंदर जर्नल्स पढ़ना, ये सब जर्नल्स को जब तक हम पढ़ेंगे नहीं, दुनिया में क्या हो रहा है हमको पता नहीं चलेगा। तो बिल्कुल, इसीलिए टीचिंग एंड लर्निंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैं चाहूंगा कि कुछ ये आपका जो कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन पर आप चर्चा कीजिए। हाँ, तो कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन ऐसा है कि भाई, हमने कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन को इम्पोर्टेंस देना बहुत जरूरी है। आप देखिए तो अभी तक होम्योपैथी में ये आया नहीं है, लेकिन बाकी आप मेडिकल में देख लो, डेंटल में देख लो, आपका जो रजिस्ट्रेशन होता है स्टेट के साथ, रजिस्ट्रेशन, वो रजिस्ट्रेशन के रिन्यूअल के लिए आपको इतने सेमिनार्स, इतने वेबिनार्स अटेंड करने पड़ते हैं। उसके क्रेडिट पॉइंट्स होते हैं, वो पॉइंट्स जब तक आप कलेक्ट नहीं करोगे, आपका डिग्री का रजिस्ट्रेशन रिन्यूअल होता नहीं है। तो अभी क्योंकि क्योंकि ये मेडिकल में चल रहा है, डेंटल में चल रहा है, थोड़े दिन के बाद ये होम्योपैथी में भी शुरू हो जाएगा। इसीलिए कोई भी डॉक्टर हो, वो प्रैक्टिस में भले ही पढ़ा हो, लेकिन उसको सेमिनार्स और वेबिनार्स अटेंड करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा आगे चल के।
तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कंटिन्यूड मेडिकल एजुकेशन। जो ऑलरेडी साहनी साहब आपके जो ये फोरम है जिसके द्वारा आप ये लेक्चर्स लेते हैं, इसका पर्पस ही टीचिंग एंड लर्निंग है। तो इसके लिए ये टीचिंग एंड लर्निंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये कंटिन्यू होना चाहिए, कभी बंद नहीं होना चाहिए। जब जिस दिन हम डॉक्टर बन गए उस दिन से लेके अपने मरते दम तक हमको पढ़ना भी है और हमको पढ़ाना भी है। बहुत अच्छा आपने बताया। अभी एनसीएच में हाँ जी। मेरी बात हो रही थी डॉक्टर पिनाकिन त्रिवेदी से, और हाँ उन्होंने जी। पटना भी आए हुए थे, और हम लोगों इस हाँ सेशन में एक वेबिनार भी उन्होंने दिया है। तो वहाँ हाँ पर उन्होंने जानकारी दी है कि अगले साल के आसपास में हाँ रजिस्ट्रेशन बोर्ड के अंदर में एक नया रेगुलेशन आने जा रहा है, जहाँ की यस आपको कोई भी बोर्ड में आपका रजिस्ट्रेशन जो है तो वन टाइम नहीं होगा, लाइफ बराबर। लॉन्ग नहीं होगा। आपको हर एक हाँ 5 साल पर आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, रिन्यूअल सही कराना बात है। पड़ेगा। लेकिन उसके लिए बिल्कुल शर्त ये लगाया गया है कि उनको भी, जैसे आपने अभी तुरंत चर्चा किया कि डेंटल में है, बाकी सब में है, होम्योपैथी में नहीं है, तो उसके लिए वो ड्राफ्ट बन रहे हैं। मैं भी उस बराबर। के टीम में मैंने भी अपना सजेशन दिया और कई एक लोगों ने दिया है। तो सजेशन के आधार पर ये कार्यक्रम हो रहा है, और मुझे उम्मीद है कि अगले साल तक वो लागू हो जाएगा। बहुत बढ़िया ड्राफ्ट का फॉर्मेट मैंने देखा है। बिल्कुल इसलिए हम सभी चिकित्सकों को ये चाहिए कि हम पढ़ते रहें और पढ़ते रहें, क्योंकि मैं बार बार बिल्कुल कहता हूँ कि जब तक ये पढ़ना अगर आप नहीं सीखोगे तो प्रैक्टिस नहीं कर सकते। नहीं और कर सबसे सकते। बड़ी बात होती है कि हम पढ़ते हैं जब हम हमारे सामने में पेशेंट बैठा होता है, तो वहां भी हम पढ़ते हैं, क्योंकि पेशेंट सही का बात। जो एक आरपी पटेल की किताब आपने पढ़ा होगा, बड़ी अच्छी बात वहाँ एक लाइन लिखा हुआ है उस किताब में कि एवरी पेशेंट वी सी वी इंटर्स इनटू ए न्यू एरा ऑफ द नॉलेज। एवरी सही बात है। न्यू एरा ऑफ द नॉलेज, ज्ञान के नई दुनिया में हम लोग प्रवेश करते हैं, हर एक रोगी, क्योंकि एक रोगी बिल्कुल दूसरे से भिन्न होता है। ये बड़ा अच्छा केस टेकिंग के आर्ट ऑफ केस टेकिंग में उन्होंने कहा कि अगर आप सोचोगे कि तो मैं ऐसा रोगी तो मैं देख लिया था, लेकिन अब ऐसा ही रोगी है, हमको यही भी वैसा ही होगा, तो आप वहां पर चुप जाओगे, क्योंकि वह रोगी वह नहीं है जो कि पहले आपने देखा। क्योंकि हम लोग क्या इंडिविजुअलाइज सिस्टम है, ये होम्योपैथी पर ज्यादा लागू होता है। सही बात है। सही बोला आपने। और कोई किसी के कोई प्रश्न? प्रश्न तो देखने नहीं रहे हैं। प्रश्न, अपना लगभग अपना टाइम खत्म ही होने वाला है, एक 10 मिनट बचा है। हाँ 10 मिनट और बचा है। हाँ, इसलिए थोड़ा सा और चर्चा आप कीजिए इस पर, क्योंकि आप बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी है और एक रिसर्चर भी है। मैं आपको देखा हूँ, और आज से नहीं देख रहा हूँ, बहुत ही कम उम्र से देख रहा हूँ, और आज भी यस आप सर, यंग यस सर। बने हुए हैं। मैं तो बूढ़ा होता जा रहा हूँ, आप अरे आज भी सर, हम लोग अभी रिटायरमेंट को आ गए, कुछ दिनों में रिटायरमेंट हो जाएगा हमसे कॉलेज से। मैं आपसे तो करीब करीब 15 साल आगे हूँ। हाँ सर, हाँ सर। 15 साल आपका ज्ञान हमसे आपने ज्यादा लिया है, और यू आर ऑल्सो अ गुड प्रैक्टिशनर, एक सो दैट इज वेरी वेरी एक इंपॉर्टेंट। चीज मैं देखता हूँ कि जो हाँ जी। हमारे नए बच्चे हैं, और हाँ जैसे अभी अंकिता को भी मैं देख रहा था, डॉक्टर हमारे एक अच्छे और मॉडरेटर हैं, और नए नए स्पीकर्स के रेंज में हम लोगों ने मिक्सअप करने का कोशिश किया है। स्पीकर्स का यस रेंज, जैसे आप जैसे एक्सपर्ट का एक ग्रुप बनाया मैंने, एक जूनियर स्पीकर्स का ग्रुप बनाया। इससे क्या होता है कि हम, और मैं देखा कि हमसे ज्यादा बढ़िया गेटअप जो है तो नए पीढ़ी को हो रहा है, क्योंकि वो सही हमसे बात है। अपडेटेड है, हमसे ज्यादा अपडेटेड। उनको नॉलेज है, और वो हमसे ज्यादा अपडेटेड नॉलेज दे रहे हैं। इसीलिए इस चीज को, एक लिंकेज को बनाना बहुत जरूरी है। और कहते हैं सर, कि हम, ये सर, सर ऐसा है कि हम लोग जब अभी होम्योपैथिक डॉक्टर्स जो हैं वो बहुत सारे अच्छे क्योर्स करते हैं, और अपने अपने प्राइवेट क्लिनिक्स में पीपल आर हैविंग वंडरफुल रिजल्ट्स एंड वंडरफुल क्योर्स। लेकिन ये पब्लिक के सामने आता नहीं है, क्योंकि बहुत सारे होम्योपैथिक डॉक्टर्स हैं, दे आर गुड प्रैक्टिशनर्स बट दे आर नॉट गुड रिसर्चर्स एंड नॉट गुड प्रेजेंटर्स। इसीलिए मेरे ख्याल से हर होम्योपैथिक डॉक्टर को जो नया जो रिसर्च मेथोडोलॉजी है उसको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, और हम अपने जो क्लिनिकल रिजल्ट्स हैं, जो रिसर्च करते हैं, जो हम क्लेम करते हैं कि हमने ये क्योर किया वो क्योर किया, उस डेटा को किस तरह से हमने उसको एक अच्छे ढांचा में उसको प्रेजेंट कर सकते हैं,
और अच्छे जर्नल्स में उसकी पब्लिकेशन हो, तो होम्योपैथी का धीरे धीरे स्तर काफी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस में भी हो, तो भी आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। अगर आप कॉलेज नहीं जाते हो, तो भी आपने किताबें ले लो, और बाकी गूगल तो है पढ़ाने के लिए, और बहुत सारा पढ़ना जरूरी है। तो आगे चल के, जैसे अभी रिसेंटली एनसीएच ने एक बहुत अच्छा कदम भी उठाया है कि उन्होंने एक रेपोजिटरी बनाई है। उस रेपोजिटरी के अंदर डॉक्टर खुराना चेयरमैन जो है वो बता रहे थे कि हर हर होम्योपैथिक डॉक्टर जो है वो अपने क्लिनिकल क्योर्स जो है, केसेस जो है, वो उस रेपोजिटरी के अंदर डाल सकता है। इससे क्या होगा कि हमारा जो ऑल इंडिया का जो डेटा है, वो डेटा बढ़ता जाएगा केसेस का, और हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आ जाएंगे जिसके बाद जो आने के बाद हम लोग उसको अच्छी तरह से चैनलाइज करके उसको प्रेजेंट कर सकते हैं वर्ल्ड को, और होम्योपैथी की इससे स्तर बहुत आगे बढ़ेगा। तो ऐसा मेरा मानना है इस बात को। तो मेरा ये अपील है सब कॉलेजेस को, जो हमारे डॉक्टर्स जो सुन रहे हैं, कि ये क्लिनिकल रेपोजिटरी के बारे में जानकारी ले, और इसके अंदर अपने केसेस को आप भेजें। अगर वो प्रॉपर फॉर्मेटेड है तो वो केसेस एक्सेप्ट होते हैं रेपोजिटरी के अंदर, और हमारा डेटाबेस जो है वो बढ़ता जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्यूचर के लिए। मैं समझता हूँ कि इसके लिए मैं एक सेशन करूंगा क्लिनिकल रिपोजिटरी बेस्ड डाटा बेस का। और क्योंकि हाँ मेरी जी, भी बात की खुराना साहब से हुई थी, तो वहाँ हाँ पर जी, ये, और एक अभी सीसीआरएच में जो डायरेक्टर है सुभाष कौशिक जी, हाँ जी, तो उन्होंने भी हाँ जी, बताया कि इस पर लोगों पे को जानकारी नहीं, हमारे पब्लिक को भी जानकारी नहीं, होम्योपैथ डॉक्टर को, जनरल होम्योपैथ को जानकारी नहीं है कि इस तरह का बेस है। लेकिन अगर जानकारी हो जाए तो हमारे पास में तो इतने डाटा हो जाएंगे, क्योंकि इतने सारे सही, होम्योपैथ हैं और इतने सारे ये है। तो इसको एक अंकिता जी, आप कुछ लिख के भेजी है, एनसीएच हैज रिलीज्ड गाइडलाइन फॉर एनटीईटी एग्जाम टुडे, है ना? हाँ, हाँ। एग्जिट एग्जाम का गाइडलाइन सभी ने तो आया, ये तो नहीं सही है। नहीं, ये सर, टीचर सर टीचर के एग्जिट नहीं। एलिजिबिलिटी, टीचर के हाँ एलिजिबिलिटी यस के सर। बारे में है सर। अच्छा टीचर का अच्छा। एंट्रेंस एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा। अभी आपके टीचर डायरेक्टली आप कॉलेज ज्वाइन नहीं कर सकते। आप अगर ये एग्जाम क्लियर करेंगे, जो अभी सितंबर अक्टूबर नवंबर में होने वाला है, तो उसके बारे में उन्होंने एक नोटिफिकेशन जारी किया है। तो अगर आप टीचर हैं जूनियर लेवल पे, तो आपको ये एग्जाम देना पड़ेगा। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर से एसोसिएट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो भी ये एग्जाम आपको क्लियर करना पड़ेगा, जो नेशनल लेवल का एंट्रेंस एग्जामिनेशन। ये एक बहुत बड़ा कदम होगा, और मुझे हाँ, लगता है बहुत कि बड़ा। इससे हम लोग बहुत अच्छा कुछ सीख पाएंगे, और यस, टीचर्स के क्वालिटी भी इम्प्रूव करेंगे, क्योंकि इम्प्रूव हो जाएगी। टीचर्स के अंदर में पढ़ने का तो हैबिट बहुत ज्यादा होना चाहिए। अगर वो और पढ़ते क्या नहीं है होगा तो कि सर, ये एग्जाम होने के बाद, एग्जाम दे के जो टीचर आएगा अंदर, वो सैलरी भी, ढंग की सैलरी भी एक्सपेक्ट करेगा और डिमांड करेगा। तो यस जो सर। अभी रिसेंटली रिसेंटली जो एनसीएच ने गाइडलाइन दिया हुआ है कि इस तरह की सैलरी स्ट्रक्चर होनी चाहिए, तो कम से कम मिनिमम वी एक्सपेक्ट दैट टीचर्स विल स्टार्ट गेटिंग पेड बेटर नाउ। ये आने यस वाला सर। समय अच्छा है, और ये हो जाए तो सबके सबके लिए। और मुझे लगता है कि धीरे धीरे ये हो गया। अभी सीबीडीटी के विषय में कुछ आप चर्चा कर रहे थे, थोड़ा सा उसकी हाँ सर, जानकारी तो मैं भी ये पढ़ने का सीबीडीसी जो कोशिश। ये सीबीडीसी जो है सर, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनेमिक करिकुलम जिसको बोलते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड। ऐसा है कि भाई इस देश के कुछ हेल्थ के गोल्स हैं। कंट्री हैज गॉट सम नेशनल गोल्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स अबाउट द एजुकेशन, और होम्योपैथी उसके अंदर क्या हाथ बार करता है, और होम्योपैथी के जो स्टूडेंट्स हैं, उनके जो कोर्स के आउटकम्स हैं, जो उनके प्रोग्राम के आउटकम्स हैं, दे हैव टू बी अलाइंड विद द नेशनल गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसको माइंड में रखते हुए ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड डायनेमिक करिकुलम तैयार हुआ है, जो जिससे आप देखेंगे कि 4-5 साल के बाद जो प्रोडक्ट कॉलेज में से निकलेगा, वो चाहे बिहार में होगा या महाराष्ट्र में होगा या केरला में होगा, सबका स्टैंडर्ड कॉमन होगा। तो दैट इज व्हाई दिस इज अ वेरी गुड स्टेप इनिशिएटेड बाय एनसीएच। एंड इसमें कोर्स आउटकम्स है। कोर्स मतलब बीएचएमएस कोर्स, एमडी कोर्स, और जो सॉरी, ये प्रोग्राम होता है, बीएचएमएस एंड एमडी इज अ प्रोग्राम, एंड द सब्जेक्ट जो होते हैं एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, फोरेंसिक मेडिसिन, दीज आर द कोर्सेज। तो प्रोग्राम के कुछ आउटकम्स डिफाइन हुए हैं विच आर बेस्ड ऑन द नेशनल आउटकम्स।
Similarly, the course also is having its own outcomes. So ये सब तीनों चीजों का कोई मेल मिलाप होना चाहिए, उसके बाद ये स्टूडेंट को इसका फायदा मिलने वाला है। आगे चल के आप देखिए कि the product which will come out from the homeopathy colleges will be of much higher quality than what they were earlier. अभी तो शायद एनसीएच ने कई एक राउंड इसका सेमिनार भी कर चुके हैं अलग अलग रीजन हाँ के सर, लिए। हाँ सर, हाँ सर। अब फर्स्ट मैं उसका रीजन एक तक। मैं भी एक उसका एक हिस्सा था सर। लास्ट ईयर हाँ भी आया था मैं जी, कलकत्ता, मुझे और पता, इस साल, मुझे हाँ पता जी, है, इसलिए इस मैंने साल आपसे भी, चर्चा हाँ किया। जी, हाँ जी। और आपके सुपुत्र भी मुलाकात हुई थी मेरी, पिछले साल भी हाँ, और इस वो साल भी भी कल मुलाकात हुई थी। में थे, वो भी। यस 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 यस। तो तो आपकी सर ये चर्चा। कॉम्पिटेंसी बेस्ड एजुकेशन आगे चल के इसका लॉन्ग टर्म में फायदा बहुत होने वाला है। वो क्या होता है कि अभी ये एक नए तरीके से पढ़ाना है बच्चों को, तो कई टीचर्स को लगता है कि भैया हम तो 20 साल से पढ़ा रहे हैं, अब नया क्या करना है, क्या करना है। लेकिन हम सिर्फ सबको एक फ्रेमवर्क में डालना चाहते हैं। जिस तरह से मैंने आपको कहा कि रिसर्च भी अगर हम लोग सिस्टमैटिकली रिसर्च करेंगे और सिस्टमैटिकली हमारे फाइंडिंग्स को रिकॉर्ड करेंगे तो इसका फायदा मिलेगा। इंडिविजुअली तो ब्रिलियंट सब लोग हैं, हम मानते हैं इस बात को कि इंडिविजुअल ब्रिलियंसेस आर देयर, बट नाउ वी नीड अ कलेक्टिव एफर्ट टू मूव फॉरवर्ड, and that is why I think standardization is the most important thing for the future. कलेक्टिव व्यू का तो हमेशा रोल रहा है, क्योंकि जब तक टीम डेवलप नहीं करते हैं, हमारे Yes, टीम्स नहीं बनते हैं, तब तक ये तो प्रॉब्लम बना रहेगा। क्योंकि yes sir, कलेक्टिव व्यू से चलने से अब इसीलिए ऑर्गेनाइजेशंस का भी जोड़ दिया गया है कि आप एक अच्छे ऑर्गेनाइज, आपका जो एक कोड ऑफ एथिक्स है उसमें लिखा हुआ है, उसमें आपको एक क्वेश्चंस भी डाला हुआ है कि आप कितने होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशंस के मेंबर हैं। आपके सही नेशनल बात है, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, रीजनल ऑर्गेनाइजेशंस है, आपका सही लोकल बात है, ऑर्गेनाइजेशंस है। तो ये सब तो ऑर्गेनाइज होने का और टीम बनने का है। ये बहुत सारे संस्था में हम लोग कहते हैं कि नहीं, ऑर्गेनाइजेशन से हम एक मत में है, दूसरे मत में नहीं, लेकिन दोनों मत में अपनी अपनी बातें होती है और दोनों के महत्व होता है। इसको ध्यान में रख करके हम लोगों को कोऑपरेटिव फीलिंग्स आना चाहिए। कोऑपरेटिव फीलिंग्स पर मैं चर्चा कर रहा था कि कोऑपरेटिव एक फीलिंग्स जो है सो हीलिंग का काम करता है। माने अगर आप एक साथ में काम करोगे तो कहते हैं ना, 5 उंगली मिल करके इकट्ठा कि ये हो सकता है, बहुत एक मुट्ठी बन जाता है और उसे सही एक बात हम है, लोग को नया शक्ति मिलती है। तो इसे कहते हैं कोऑपरेटिव, बहुत अच्छा एक सब्जेक्ट भी है कोऑपरेटिव हीलिंग। यानी कि काउंसलिंग करके, आप साथ में बात करके, पेशेंट के साथ में ये करके, ये कोऑपरेटिव हीलिंग का काम करता है। और जब तक ये टीम वर्क में आपका नहीं चलेगा, तो हम इंडिविजुअल तो हैं, अपने ढंग से कर रहे हैं, लेकिन आज धर्मेंद्र जी से मैं सीखने के लिए अगर नहीं बैठता तो मेरे को तो इतने बात नहीं आते। दूसरे लोग जो होते हैं तो हर एक कोई एक दूसरे से सीखता है ना। आप सही मुझे बात है हील सर। कर रहे हैं, मैं आपसे हील कर रहा हूँ, ये कोऑपरेटिव हीलिंग की बात आती है। और इसको लेकर के हम लोग काफी ये हो सकते हैं। अभी तक कोई सवाल तो नहीं है, बस अंकिता जी ने लिखा है, हमारे पास में टाइम भी, मात्र 2 मिनट बचे हैं। अ, हाँ, और कोई सवाल है किसी को तो कह सकते हैं। प्रयास करने से सब कुछ हो जाता है, धीरे धीरे। धीरे धीरे हम लोग ये कहते हैं ना कि तलहटी पर घास उगाना, सही बात है सर। है ना, तो वो भी हो जा सकता है, बशर्ते कि हम प्रयास करें। आज मैं कृष्णा के विषय में पढ़ रहा था, कृष्णा, मैं कृष्णा हूँ, मैं पढ़ रहा था, कहा कि नथिंग इज इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। इस पृथ्वी पर कोई भी चीज इम्पॉसिबल, यस, केवल उसके लिए आपको प्रयास की आवश्यकता है, उसके लिए देखने की आवश्यकता है। बिल्कुल सही ये बात है, पॉसिबिलिटी सभी चीज में है, इम्पॉसिबल नाम का चीज इस पृथ्वी पर होता ही नहीं है। मैंने कहा इस पृथ्वी में जितने हैं वही रियलिटी है। सही बात, आप उसको नकारो या सकारो, ये आपका अपना रिलेटिव फीलिंग्स है। आप उसे एक्सेप्ट करते हो तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करते हो तो ये आपका अपना है। लेकिन एक मायने में किसी, दैट्स, जैसे कहता है कि कोई चोरी करता है, तो चोर का भी तो एक अपना रियलिटी है ना, वो है एग्जिस्टेंस। तो कहा, कृष्ण ने कहा कि वो भी सही है अपने जगह पर, क्योंकि जिसके लिए वो चोरी कर रहा है वो अपने भेंट कोई किसी ऑब्जेक्टिव को लेके कर रहा है। कि कहा कि रिलेटिव बिल्कुल, एप्लीकेशन है। हाँ, लेकिन एक ओवरऑल प्रेजेंटेशन क्या होगा, ओवरऑल इंटरेस्ट क्या होगा, इसको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक होता है। चलिए, बहुत अच्छा लगा धर्मेंद्र जी, आप इंग्लिश सेशन में फिर आ रहे हैं और यस सर, इसी चीज को फिर से रिपीट करेंगे, बहुत अच्छा रहेगा। हमारे बाहर के लिसनर्स भी इसको सुनेंगे। मैं इसके साथ यस, में ये सेशन समाप्त हो रहा है, 30 हो गया।
और अंकिता जी, आप सेशन को क्लोज करते हुए डॉक्टर अंजनी को इंग्लिश सेशन के लिए हैंड ओवर करेंगे। यस सर। थैंक यू सो मच धर्मेंद्र सर, आज हमें अपना टाइम देने के लिए और IFPH के साथ जुड़ने के लिए। और आज का सेशन आपका बहुत ही अलग था। आई थिंक मेरे जैसे जो बडिंग होम्योपैथ्स हैं, जो कि मे भी आगे जाके टीचिंग लाइन में जाना चाहेंगे, तो उनके लिए काफी इंफॉर्मेटिव था ये सेशन। तो थैंक यू सो मच सर आज आने के लिए। थैंक यू। एंड थैंक यू। आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही जुड़ते रहें और हमारा ज्ञान वर्धन करते रहें ऐसे ही। और इसी के साथ में 7:30 से 8:30 का हमारा हिंदी सेशन समाप्त होता है। और अगला सेशन इंग्लिश में होगा, जो कि 8:30 से 9:30 तक होगा। और उसको मॉडरेट करने के लिए डॉक्टर अजिनी मैम ज्वाइन कर चुके हैं, तो मैं ये सेशन उनको हैंड ओवर करती हूँ। ओवर टू यू मैम। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।